हेलो यशी। हेलो मैम। नमस्कार मैम। नमस्कार, कल आप नहीं थे? नो, कल नेटवर्क इशू था तो मैम बारिश में नेटवर्क नहीं था बिल्कुल। ओके। 1 मिनट और देख ले रहे हैं, 35 तक फिर स्टार्ट करते हैं क्लास। ओके मैम। कल की क्लास में हम लोग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है डिफरेंट सरफेसेस में डिफरेंट तरह से काम करता है। मीन्स डिफरेंट सरफेसेस का फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग होता है। या हम कह सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड करता है टाइप ऑफ सरफेस पे, है ना। जिस कौन जो ऑब्जेक्ट हमारा जिस सरफेस के कांटेक्ट में है, उस सरफेस का क्या नेचर है, इस पे डिपेंड करता है। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ surfaces इन कॉन्टेक्ट। इसके लिए आपकी बुक में एक एक्टिविटी दी है, एक्टिविटी 6.1। इसमें डिफरेंट तरह की सरफेसेस को लिया है, जैसे वुडन टेबल टॉप, लैमिनेटेड टेबल टॉप, सीमेंटेड फ्लोर, पॉलिश्ड मार्बल फ्लोर, या टाइल्स वाली फ्लोर, टाइल्ड फ्लोर। इस तरह से कई सरफेस लिए और वन बाय वन सेम एक्सपेरिमेंट हर तरह की सरफेस पे रिपीट किया है। तो सबसे पहले वुडन टेबल टॉप लिया उसमें, और इसमें 3 पॉइंट लगाए। पॉइंट ए, बी और सी। ठीक है। एक रबर बैंड लिया और कुछ कॉइन्स लिए। कुछ कॉइन्स जो लिए सेम साइज के, उनको आपस में पेस्ट कर दिया।
और जो रबर बैंड लिया उसको उंगली से यहाँ ए पे जैसे थंब रखा और बी पॉइंट पे फर्स्ट फिंगर रखी, दोनों के बीच में रबर बैंड को ऐसे फंसा दिया। ठीक है, अब इस रबर बैंड को अगर दोनों को हम खींचते हैं सी पॉइंट तक, तो क्या कंडीशन हमारी बनेगी? ये ए है, ये बी है, तो रबर बैंड ऐसे खींच के ऐसे आएगा, ये ए है, ये बी है, और ये सी पॉइंट है ये। और कॉइन्स जो है उसको यहाँ पे रख दिया। सपोज 1 का कॉइन है तो ऐसे ऐसे। ठीक है, अब रबर बैंड को अगर हम सी पॉइंट पे खींचने के बाद छोड़ देते हैं और ए और बी पे पकड़े हुए हैं, तो क्या होगा कि ये अपनी रबर बैंड ओरिजिनल पोजीशन जो ए बी थी उस पे आएगा और साथ में इन कॉइन्स को ये पुश करते हुए आएगा। तो कॉइन जो है यहाँ से पुश हो जाएगा, इस पे फोर्स लगेगा। जब ये रबर बैंड हम छोड़ेंगे तो इस पे फोर्स लगेगा, एक फोर्स ड्यू टू फोर्स ड्यू टू रबर बैंड। इस डायरेक्शन में लगेगा ये फोर्स, और सरफेस से फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो लगेगा वो ऊपर की तरफ लगेगा ऐसे। फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन जो है कॉइन को रोकने की कोशिश करेगा और रबर बैंड उसको पुश करेगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। तो ऐसे जब तक रबर बैंड अपनी ओरिजिनल पोजीशन ए बी पे वापस आता है तब तक वो कॉइन को पुश करता है, लेकिन कॉइन उससे भी आगे तक मूव करता है और थोड़ी दूर आगे जाके रुक जाता है। तो जब कॉइन रुक जाता है तो कॉइन की पोजीशन से और सी पॉइंट दोनों के जो बीच का डिस्टेंस है उसको हम लोग मेजर कर लेते हैं। क्यों? मतलब कि कॉइन ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया ड्यू टू द फोर्स ऑफ रबर बैंड। ठीक है, यहाँ हमने इसको नोट कर लिया। मेजर द डिस्टेंस ट्रेवल्ड फ्रॉम सी, मतलब पहले वो सी पॉइंट पे था और सी से मूव करके कहाँ तक गया, इसको हमने नोट कर लिया। अब इसके बाद हमने सरफेस चेंज कर दी। सूर्य इतना लेट आए आप? हाँ मैम। ठीक है, कंटिन्यू करिए। अब सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया दूसरी सरफेस पे, जैसे लेमिनेटेड टेबल टॉप पे किया, फिर उसके नेक्स्ट किया सीमेंटेड फ्लोर पे, फिर नेक्स्ट किया, मतलब डिफरेंट सरफेस पे सेम एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया हमने। और हर केस में ये डिस्टेंस मेजर किया कि कॉइन सी पॉइंट से कितना डिस्टेंस वो ट्रेवल कर रहा है, और हर केस में ए बी और सी के पॉइंट का डिस्टेंस सेम रखा हमने और सेम रबर बैंड यूज किया। तो जब डिस्टेंस सेम रखा हमने और सेम रबर बैंड यूज किया तो रबर बैंड की वजह से जो फोर्स लग रहा है कॉइन पे वो भी हर केस में सेम था। तो फोर्स सेम था, लेकिन हम देखते हैं कि जो कॉइन डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है वो हर केस में अलग अलग है, डिफरेंट है। तो ये जो डिफरेंस आ रहा है, ये दिस इज ओनली ड्यू टू द सरफेस। मीन्स सरफेस की वजह से जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लग रहा है उसकी वजह से ये डिफरेंस आ रहा है। तो हम यहाँ पर ये चीज नोट कर सकते हैं कि कह सकते हैं कि डिफरेंट सरफेस जो है डिफरेंट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अप्लाई करती है। ठीक है ना, यहाँ करेंगे हम रिपीट द एक्सपेरिमेंट
फॉर ऑल सरफेस। अब हमने कंक्लूजन क्या निकाला कि इवन दो द रबर बैंड is stressed by the same amount in each case. The distance traveled by the point on different surface is change. इससे क्या मतलब निकल रहा है हमारा? इससे मतलब निकल रहा है कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन of different surfaces is different. ठीक है, कि अलग अलग तरह की सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन अलग अलग तरह का होता है। अब यहाँ क्वेश्चन आता है कि ये फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना लग रहा है और कितना कम हो या कितना ज्यादा लग रहा है, तो मेजरमेंट इसका कैसे करेंगे कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन किस सरफेस में कितना लग रहा है। इसके लिए दूसरी एक्टिविटी है एक्टिविटी 6.2। इसमें एक स्प्रिंग बैलेंस लिया है और उसको एक वुडन ब्लॉक से कनेक्ट कर दिया है। ठीक है, take a spring balance and attach it with a wooden block. As shown. सपोज आपका ये वुडन ब्लॉक है, इसमें एक हुक बना हुआ है ऐसे, और इससे हमारा स्प्रिंग बैलेंस जुड़ा हुआ है। ये स्प्रिंग बैलेंस हमारा।
ठीक है, इसमें भी रखा होगा। अब स्प्रिंग बैलेंस को हम इधर से खींच सकते हैं। ठीक है, इसको हमने पहले जैसे जो सरफेसेस पहले ली थी पिछले लास्ट एक्सपेरिमेंट में, सेम ऐसे ही डिफरेंट सरफेस पे एक्सपेरिमेंट को रिपीट करेंगे। तो सबसे पहले हमने इसको वुडन सरफेस पे रखा है। ठीक है, प्लेस इट ऑन वुडन सरफेस। अब इसको क्या करेंगे, स्प्रिंग बैलेंस को इस साइड से पुल करेंगे धीरे धीरे, और इस तरह से पुल करेंगे कि जस्ट ये जो वुडन ब्लॉक है स्टार्ट करे मूव करना। जिस समय वो जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करने में, तो हम स्प्रिंग बैलेंस में रीडिंग नोट करेंगे कि हमने कितना फोर्स लगाया जिससे वो वुडन ब्लॉक मूव करना स्टार्ट किया। तो यहाँ जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है ये इंडिकेट करेगी कि हमने कितना फोर्स इस वुडन ब्लॉक पे लगाया इसको मूव करने के लिए। तो ये फोर्स जो हम लगा रहे हैं इसको मूव कराने के लिए, ये अगेंस्ट फोर्स ऑफ फ्रिक्शन लगा रहे हैं। क्योंकि कोई भी चीज अगर मूव करती है किसी सरफेस पे तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऑपोजिट डायरेक्शन में वर्क करता है और उसे रोकने की कोशिश करता है। कल की क्लास में हम लोग ये चीज पढ़े थे। तो यहाँ पर जो जस्ट जब वो स्टार्ट कर रहा है मूव करना, मतलब हम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन को जस्ट ओवरकम कर रहे हैं तो ब्लॉक मूव करना स्टार्ट कर रहा है। तो जब जस्ट स्टार्ट कर रहा है मूव करना उस समय जो स्प्रिंग बैलेंस की रीडिंग है वो ये बताएगी कि हमने फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के अगेंस्ट कितना फोर्स लगाया। मींस फोर्स ऑफ फ्रिक्शन वो सरफेस कितना अप्लाई कर रही है वुडन ब्लॉक पे। ठीक है, अब इसको नोट कर लें। पुल द स्प्रिंग बैलेंस एंड note the reading. When just when wooden block when wooden block just start moving. और ये रीडिंग क्या इंडिकेट कर रही है? दिस रीडिंग indicate the magnitude of the force of friction. Force of friction acting on the wooden block. Indicate the magnitude of the force of friction acting on the wooden block. ठीक है, अब सेम एक्सपेरिमेंट को हम दूसरी सरफेस पर भी रिपीट करेंगे। जितनी सरफेस हमारे पास है अदर सरफेस सब पे रिपीट करेंगे और कंपेयर करेंगे रीडिंग को। तो हम देखेंगे कि अलग अलग सरफेस में ये रीडिंग सब में अलग अलग आ रही है। ठीक है, तो स्मॉलर रीडिंग जिसमें आई कम रीडिंग आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि हमने कम फोर्स लगाया है, और जो लार्जर रीडिंग आ रही है वो इंडिकेट कर रही है कि हमने ज्यादा फोर्स लगाया है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि स्मॉलर रीडिंग इंडिकेट कर रही है कि उस सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम है, और लार्जर रीडिंग इंडिकेट कर रही है कि उस सरफेस में फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा है। ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट सरफेस में हम कंपेयर कर सकते हैं कि किसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कितना अप्लाई हो रहा है। ठीक है ना।
यहाँ नोट कर लें, अ स्मॉलर रीडिंग इंडिकेट smaller force of friction. And larger reading indicates larger force of friction. ठीक है, और इन दोनों एक्टिविटी से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन स्मॉलर है तब वेलोसिटी जो है ऑब्जेक्ट की वो बहुत धीरे धीरे कम हो रही है और वो ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है। मीन्स जब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है जिस सरफेस में, ऑब्जेक्ट ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, ठीक है ना। और उस केस में जो वेलोसिटी डिक्रीज भी हो रही है, जैसे कॉइन वाले केस में वेलोसिटी डिक्रीज हो रही थी, तो उस केस में जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लग रहा है वेलोसिटी धीरे धीरे डिक्रीज हो रही है, और जिसमें फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लग रहा है उसमें वेलोसिटी एकदम जल्दी से डिक्रीज हो जा रही है और कॉइन जल्दी से रुक जा रहा है, ठीक है ना। इसे भी हम नोट कर सकते हैं। फ्रॉम बोथ एक्टिविटी वी कंक्लूड, ये भी लिख लीजिए। फ्रॉम बोथ एक्टिविटी वी conclude that when force of friction is smaller, velocity of coin decreases slowly and it travels larger distance. मीन्स फोर्स ऑफ फ्रिक्शन कम लगेगा तो वो ज्यादा ट्रेवल करेगा, और फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ज्यादा लगेगा तो वो कम ट्रेवल करेगा। बिफोर कमिंग टू रेस्ट, बिफोर कमिंग टू रेस्ट, ठीक है। तो ये हो गया सब हमारा फोर्स ऑफ फ्रिक्शन के बारे में। अब इसके बाद है दो साइंटिस्ट के बारे में आपको जानना चाहिए। एक है गैलीलियो, इन्होंने इन 17th सेंचुरी में काम किया था। गैलीलियो इन्होंने जो है एक एक्सपेरिमेंट किया और उससे ये कंक्लूजन निकाला कि अगर कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है तो वो हमेशा मूव करता रहेगा उसी स्पीड से अगर उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम न करे। इसके लिए उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। उन्होंने एक इंक्लाइन प्लेन लिया था,
ऐसे दोनों साइड जो है इस प्लेन का एंगल सेम है, ठीक है। सपोज ये ए पोजीशन, इस इंक्लाइन प्लेन पे एक मार्बल का उन्होंने बॉल लिया, मीन्स उन्होंने जब एक्सपेरिमेंट सेट किया तो उन्होंने ये कोशिश की कि ये इंक्लाइन प्लेन और जो बॉल है इसमें इतना ये स्मूथ रहे कि जब इसका मूवमेंट हो बॉल का इस सरफेस पे, तो जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या जो लग रहा है एक्सटर्नल फोर्स उस पर अप्लाई हो रहा है वो इतना कम हो जाए, इतना कम हो जाए कि वो नेक्स्ट टू जीरो हो जाए, मतलब मिनिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन काम करे। तो क्या होता है, इसी चीज को वो चेक कर रहे थे। और उन्होंने इस एक्सपेरिमेंट में क्या किया कि जो मार्बल लिया उसको यहाँ से जैसे छोड़ा, ठीक है। मार्बल जो है इंक्लाइन प्लेन पे नीचे आएगा और नीचे आने के बाद ये दूसरी साइड ऊपर जाएगा। उन्होंने नोटिस किया कि अगर फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना मिनिमम कर दिया जाए कि कोई भी फोर्स उस मार्बल पे नहीं काम कर रहा है, तो ये लगभग दूसरी साइड उतनी ही हाइट पे जाता है और फिर वापस आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि जब ये मार्बल ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। तो वेलोसिटी इंक्रीज हुई और जब ये लोएस्ट पॉइंट पे था तो उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम थी। इसके बाद उसी वेलोसिटी से वो ऊपर चढ़ा, ऊपर चढ़ने पे उसकी वेलोसिटी डिक्रीज हुई और एक हाइट पे जाके वो रुका और फिर वहां से वापस आया। उन्होंने उस हाइट को मेजर किया और बताया कि ये लगभग उतनी ही हाइट थी जितनी की हाइट से उसने स्टार्ट किया था, जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि अगर फ्रिक्शनल फोर्स को बहुत ही मिनिमम कर दे नेक्स्ट टू जीरो, तो जो इंक्लाइनेशन है इसका प्लेन का, मतलब उसकी जो वेलोसिटी है वो चेंज नहीं हो रही है, अरे सॉरी, उसका डिस्टेंस जो वो उसने कवर किया वो सेम किया, सेम हाइट उसने अटेन की। नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट में उन्होंने क्या किया, इस इंक्लाइन प्लेन को थोड़ा सा झुका दिया, करीब इतना, ठीक है। और झुकाने के बाद फिर सेम एक्सपेरिमेंट किया और बॉल को छोड़ा, तो उन्होंने देखा कि इस टाइम ये बॉल ज्यादा डिस्टेंस कवर किया और फिर उसी हाइट तक गया जिस हाइट जो उसकी ओरिजिनल हाइट थी, भले उसको ज्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ा। फिर उन्होंने इस प्लेन को और डाउन किया और एक कंडीशन आ गई कि हॉरिजॉन्टल कर दिया उन्होंने इसको, हॉरिजॉन्टल कर दिया। तो उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला कि अगर अगर कोई मूविंग बॉडी है और उस पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स काम नहीं कर रहा है, जैसे फोर्स ऑफ फ्रिक्शन या कोई अदर फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूअस उसी स्पीड से उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी इनडेफिनेट टाइम, ठीक है। और उन्होंने यही कंक्लूजन निकाला कि ऑब्जर्व दैट ऑब्जेक्ट moves with a constant speed when no force acts on it.
अदर वर्ड्स में हम लोग इसको कह भी सकते हैं कि वो ऑब्जेक्ट कंटिन्यूस मूव करता रहेगा अगर उस पर हम कोई नेट फोर्स काम नहीं करे तो। या हम लिख सकते हैं और ऑब्जेक्ट विल कंटिन्यू टू मूव indefinitely with constant speed if no force acts on it। तो अब हम लोग को क्या क्या समझ में आ गया कि फोर्स की जरूरत कब कब पड़ती है। फोर्स, अगर कोई बॉडी रेस्ट में है उसको मूव करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। अगर कोई मूविंग बॉडी है तो उसको स्टॉप करने के लिए फोर्स की जरूरत पड़ती है। या अगर कोई बॉडी मोशन में है तो उसका मोशन मेंटेन रहे, इसके लिए भी हमें फोर्स की जरूरत पड़ती है। तो इतनी जगह हमको फोर्स की जरूरत पड़ती है। इट मीन्स हम कह सकते हैं force is required to move a stationary object दूसरा force is required to stop a moving object और तीसरा to maintain an object in motion। ठीक है। अब गैलीलियो के जो ये रिजल्ट्स थे, इनको बेसिस पे एक दूसरे साइंटिस्ट आए, इसाक न्यूटन। उन्होंने उसी इन्हीं के कॉन्सेप्ट के हिसाब से इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाया और कॉन्सेप्ट दिया इनर्शिया का। इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया और फिर लॉ ऑफ मोशन दिए, थ्री लॉ ऑफ मोशन दिए। तो इनर्शिया क्या है, सबसे पहले तो आप ये जानिए। इनर्शिया है किसी भी ऑब्जेक्ट की वो टेंडेंसी जो रेजिस्ट करती है उसकी स्टेट ऑफ रेस्ट में ही रहने को या स्टेट ऑफ मोशन। मतलब वो जिस कंडीशन में है, अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में रहना चाहेगी, और अगर मोशन में है तो मोशन में रहना चाहेगी। मीन्स अपनी कंडीशन को चेंज होने से रोकना जो चाहती है। तो ये टेंडेंसी जो ऑब्जेक्ट की है, इस टेंडेंसी को ही हम इनर्शिया कहते हैं। द टेंडेंसी of an object to resist
change in their state of rest और स्टेट ऑफ मोशन। अगर वो यूनिफॉर्म मोशन में है तो वो उसी में रहनी चाहिए, स्टेट ऑफ रेस्ट और यूनिफॉर्म मोशन। इनर्शिया जो है एक्चुअल में मास ऑफ द बॉडी से या मास ऑफ द ऑब्जेक्ट से रिलेटेड होती है। जिस बॉडी का, जिस ऑब्जेक्ट का मास ज्यादा होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, मीन्स उसमें रेजिस्ट करने की पावर ज्यादा होगी, इसीलिए उसको पुश करने में हमें ज्यादा ताकत लगानी पड़ती है। ठीक है, तो इनर्शिया और मास में आपस में रिलेशन होता है। इनर्शिया एंड मास, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि क्योंकि हर ऑब्जेक्ट का या हर बॉडी का मास अलग अलग होता है तो सबका इनर्शिया भी अलग अलग होगा, है ना। ऑल बॉडीज डू नॉट हैव सेम इनर्शिया। The inertia of an object is measured by its mass। मतलब जो ऑब्जेक्ट ज्यादा भारी होगा उसमें इनर्शिया ज्यादा होगा, मीन्स heavier object offer large inertia। ठीक है, तो इन्होंने इनर्शिया का कॉन्सेप्ट दिया और 3 लॉ ऑफ मोशन दिया, जिसमें फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहता है, और अगर कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहता है उसी वेलोसिटी के साथ, दिस कांस्टेंट वेलोसिटी, जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, यही फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन है। तो ये इनर्शिया बेस्ड है ना। एन ऑब्जेक्ट एट रेस्ट remains at rest and an object in motion continues to move with a constant, sorry, with a constant velocity unless a net
force acts upon the object. हमको क्या मतलब समझ में आया कि फर्स्ट लॉ ये कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहना चाहेगा, अगर वो मोशन में है तो वो मोशन में ही रहना चाहेगा जब तक कि उस पर कोई एक्सटर्नल फोर्स काम ना करे। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन। अब टाइम तो खत्म हो रहा है, एक लाइन और चाहे तो लिख सकते हैं कि अगर नेट फोर्स ऑब्जेक्ट पे जीरो है, अगर कोई फोर्स काम नहीं कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट अपनी वेलोसिटी को चेंज नहीं करेगा। तो अगर वेलोसिटी चेंज नहीं होगी तो इसका क्या मतलब होगा, एक्सेलरेशन उसमें जीरो होगा। इसके बारे में फिर कल कंटिन्यू करेंगे, फर्स्ट ऑफ लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, सबने इतना लिख लिया? हाँ, यस दोनों, मैम। दोनों का हो गया है। तो अब कल तो ऑफ है, संडे ऑफ है, मंडे को केमिस्ट्री का क्लास होगा। ठीक है, हाँ, तो मीटिंग एंड कर रहे हैं। नमस्कार मैम। नमस्कार। 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 चावल देगा